उदास हो रही हो तुम? कुछ कहना है प्रियंका, क्या कह रही थी तुम? चलो अब क्लास के बाद बात करते हैं, बाकी की जो भी बातें हैं। ठीक है, मुझे पहले बताओ, क्या फर्स्ट वाली रिएक्शन, मुझे इन चार ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। इन चार रिएक्शन में से किस वाली रिएक्शन के पास डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई के? आ गया विशेष, बोलो भाई, कौन बताएगा मुझे? अरे भाई विशेष, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। हाँ प्रियंका कहाँ गई प्रियंका? चलो भी बाद में बात करते हैं इसके बारे में, क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास के बाद डेल्टा एच और डेल्टा यू इन चार रिएक्शन में किस वाली रिएक्शन में इक्वल होगा? जल्दी आंसर बताओ विशेष। फोटोन या अल्फा का कोई मैसेज आया है तुम्हें शिफ्ट करने का? मैम अभी पापा जी जब आएंगे तब मैं देखूंगा फोन पर, अभी मेरे पास फोन नहीं है। ठीक है, चलो बताओ अब चार इक्वेशन में से बताओ फटाफट से कि इन चारों में से कौन सा है जहां डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा यू के। अब कहीं आपको इक्वेशन में कहीं कहीं आपको डेल्टा ई यू की जगह डेल्टा ई भी मिल सकता है। ये डेल्टा ई कुछ नहीं, डेल्टा यू ही है। इन चारों में से फटाफट से बताओ किसमें इन दोनों का इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मुझे बताओ, डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा या ई, डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई होगा या इक्वल होगा, क्या होगा? मैम लेस देन। डेल्टा एन जी की वैल्यू इसमें क्या आ रही है भाई, इस वाली इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू। भाई नरगिस, कल की क्लास में हमने एक रिलेशन किया था, डेल्टा एन जी क्या आ रहा है इसमें, कौन बताएगा? नरगिस तुम्हें डेल्टा एन जी निकालना आता है? तुम कह रही हो कल तुमने बीच में। मैम नहीं, प्लस का 0.5। 0.5 कैसे आ जाएगा? मैम और मैम वन आएगा वन। प्लस का। वन आएगा। प्लस डेल्टा का एन 1। जी मतलब होता है नरगिस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। और ये जी डिनोट कर चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस। क्या डिनोट कर रहा है जी आपका? सिर्फ और सिर्फ मुझे इक्वेशन के अंदर गैसियस देखने हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तीनों गैस है। प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो टोटल मोल कितने हैं नरगिस? 2। ठीक है नरगिस, 2। रिएक्टेंट में कितना है ये? 1, यहाँ पर तो माइनस का 1 किया तो आंसर आया 1। क्लियर है नरगिस इतनी बात? हमने कल एक रिलेशन किया था नरगिस, ये देख लेना कैसे किया है। डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी मल्टीप्लाई बाय आर टी। ये एक रिलेशन होता है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे आपको रिएक्शन दे दी और बताना है, आपको डेल्टा यू की वैल्यू दे दी है, डेल्टा एच की निकालनी है, या डेल्टा एच की, आपकी बुक में भी है कुछ क्वेश्चंस, डेल्टा एच की दे दी, डेल्टा यू की निकालनी है। तो मुझे रिएक्शन में देखकर पहले ये वैल्यू देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा था कौन बड़ा, डेल्टा एन जी की वैल्यू बच्चे अगर ये पॉजिटिव आ गई तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी पूरी टर्म? अगर ये अगर यहाँ डेल्टा यू अगर पॉजिटिव आया तो डेल्टा एच जो है डेल्टा यू से बड़ा आएगा, हाँ है ना? अगर डेल्टा यू सपोज 20 किलो जूल है, मतलब 20 जूल है, तो ये इनको मल्टीप्लाई कर करके ये पॉजिटिव है तो यहाँ 1 कुछ पॉजिटिव में वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कुछ ऐड हो रहा होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा यू से बड़ी आएगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए तो भाई डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। क्लियर है इतनी बात? अगर फर्स्ट इक्वेशन समझ में आ गई हो तो सेकंड इक्वेशन आप मुझे बता सकते हो कि सेकंड इक्वेशन के अंदर डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा यू होगा या लेस देन होगा या इक्वल टू होगा? मैम लेस देन यू होगा। लेस देन यू होगा। क्यों होगा भाई प्रिया, लेस देन यू क्यों हो रहा है ये? माइनस -1 -1 आएगी। और नरगिस -1 कैसे आएगी नरगिस, ये समझ में आ गया डेल्टा एनजी की वैल्यू सेकंड वाली इक्वेशन में? नरगिस ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने हैं? 2 और 1 ये, तो टोटल कितने हो गए? 2 - 3, आंसर इज माइनस का 1। और जब ये वैल्यू -1 आएगी डेल्टा एनजी की, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू फॉर्मूला है
प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और अब डेल्टा एन जी अगर नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस कर रही होगी यहाँ पर अपने डेल्टा यू से, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन डेल्टा यू। क्लियर हो गई इतनी बात सबको, प्रियंका, दीक्षा? चलो अब मुझे एक बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, नेक्स्ट इक्वेशन में मैम 0 आ रही है, 0 आ रही है। डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर मेरी 0 आ जाएगी बच्चे, तो मैं क्या कहूंगी, डेल्टा एच इज इक्वल टू है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या आएगा, अगर आपके एनजी की वैल्यू जो है वो 0 आएगी। इक्वेशन फोर्थ देखो, इक्वेशन फोर्थ में मुझे डेल्टा एनजी की वैल्यू नरगिस या फिर दीक्षा में से एक बताएगा कोई, इक्वेशन फोर्थ में डेल्टा एनजी की वैल्यू। ये भी गैस, ये भी गैस, नरगिस डेल्टा एनजी कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ओनली गैसियस मॉलिक्यूल। नहीं पता चल रहा नरगिस? ईशा, ईशा तो जवाब, ईशा दोगी जवाब? मैम इसमें सॉलिड वाले को काउंट नहीं करेंगे? नहीं, जी का मतलब ही यही है ना, गैसियस। अब बताओ कितने हैं नरगिस, ट्राई करो फटाफट से, आंसर किया करो बच्चे क्लास में। चलो दीक्षा तुम बताओ। प्लस का 1, ठीक है, कैसे आया प्लस का 1? 1 ये है, 2 ये, तो प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 3, और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, ओनली 2, प्लस का 1। नरगिस ऐसे ही निकाला था? दीक्षा समझ में आया? दीक्षा समझ में आया बच्चे? हमें सॉलिड या लिक्विड उनको नहीं लेना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास और था कि आपको बोला है ऐसे ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस O2 से उन्होंने CO2 बनाया है और यहाँ 12H2 इक्वेशन है, ठीक है। जरा मुझे इसमें बता दो, इस इक्वेशन में तो ये निकालना है कि डेल्टा H इज गिवन 72 किलो कैलोरी, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर, एनर्जी रिक्वायर, वैसे ये कुछ इस टाइप का भी मैंने तुम्हें कुछ करवाया नहीं है, पर करवा देती हूँ। प्रोडक्शन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास -72 किलो कैलोरीज। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? हम 180, ठीक है। तो 180 इसका मास होता है, 180। तो इस 1 मोल, ये जो डेल्टा एच की वैल्यू दी है ना बच्चे, ये किसके लिए? 72 किलो कैलोरी किसके लिए है? 1 मोल के लिए। 1 मोल बोले तो कितने मास के ग्लूकोज के लिए? हम एवोगैड्रो नंबर, अरे नहीं, 1 मोल मतलब 180 ग्राम, जो ये 180 ग्राम है ना, ये 1 मोल मतलब 180 ग्राम भी तो होता है। मुझे 180 ग्राम की एनर्जी दी थी, मैं 1.6 ग्राम की निकाल सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। बोलो भाई, हाँ या ना? यस मैम। चलो इस क्वेश्चन को हम दोबारा एक बार फिर देखेंगे कभी, अभी तुम पहले मुझे इसका आंसर बताओ। C3H8 गैस प्लस 5O2 गैस इक्वल टू 3CO2 गैस 4H2O लिक्विड, मतलब इक्वल टू नहीं, ये गिव्स डेल्टा H माइनस डेल्टा U जो है, या फिर डेल्टा E इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन दिए हैं आपके पास, प्लस का RT, सेकेंड ऑप्शन इज -3RT, थर्ड ऑप्शन इज प्लस का 3RT, या फिर माइनस का 3RT, सॉरी माइनस का RT। जल्दी बताओ, इक्वेशन दिख रही है साफ साफ, कुछ समझ ना रहा? मैम प्लस का RT,
प्लस का आरटी। अभी विशेष ने तो सेकंड ऑप्शन बोला, जरा माइनस करके देख लिया मैम कितना। 3 होगा सर। 3 क्या 3 या फर्स्ट कौन सा? 5 1 6 3 डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू में आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस का 3 आरटी आएगा ना? क्या आ रहा है? मैम थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। प्लस का 3 नो आरटी। मैम सेकंड ही आया, हम सेकंड। और कोई? विशेष क्या बोल रहे हो? कौन सा ऑप्शन? विशेष ने क्या आंसर दिया था पहले? मैंने तो अभी आंसर ही नहीं दिया। कौन सा? मैम कोई सा नहीं दिया अभी मैंने। अच्छा चलो, प्रियंका तुम बताओ, जल्दी से बताओ। मैम ये 4H2O गैस है कि लिक्विड? लिक्विड। ये क्या है बच्चे यहाँ पर आपका? लिक्विड। नरगिस क्या ये काउंट होगा? डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आएगी? मैम -3 RT। हाँ -3 RT आएगी। और यही तो मुझे निकालना था ना, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा एनजी आरटी होता है, डेल्टा एनजी आरटी। और आंसर आया है नेगेटिव में नंबर ऑफ मोल्स, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, चलो अब जरा आप कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। ये तो था प्रीवियस क्लास में जब तक हमने किया उसका ओवरऑल जो पूरा यही किया था हमने पिछली क्लास में। अगली जो हमने किया था, एक तो वर्क डन के कुछ क्वेश्चंस किए थे और ओवरऑल जो हमने निकाला था। बच्चे ये जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गैसियस रिएक्शन जो गैस होती है ना उसके लिए वैलिड है, ये डेल्टा एच निकालने के लिए। अदरवाइज अगर कोई सॉलिड या लिक्विड में कोई चेंज दिया है तो आप डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पीवी वाला ही फॉर्मूला लगाओगे, जो कि डेल्टा पीवी कैसे निकलेगा आपका अगर कोई लिक्विड या सॉलिड दिया हुआ है तो P2V2 माइनस P1 V1। क्लियर है? ये क्वेश्चन बताया भी था एक मैंने, कोई स्टेट है लिक्विड की वो चेंज हो गई, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, चेंज हो गया किसी चीज में, तो उसका चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम आपको निकालना होगा। क्लियर है ये बात? बोलो भाई हाँ या ना। यस और मैम। अगर कंडीशन हो गई ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, अगर लिखा आ गया ना आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या हो जाता है मेरा? जीरो हो जाता है। बच्चे एक और बात ध्यान रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये जो चेंज इन डेल्टा पीवी P2V2 है ना, ये भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? हमने पढ़ा है ना आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ क्या कहता था भाई? P2V2 इज इक्वल टू P1V1, यही था बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल प्रोसेस में ही तो था बॉयल्स लॉ। तो मेरे पास ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म भी आपकी P2V2 माइनस P1V1, ये भी टर्म क्या हो जाएगी? इक्वल टू जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा H इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा U इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये बात? याद रहेगी हमेशा, जहां भी आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा U की वैल्यू आपकी जीरो आ जाती है, डेल्टा H की वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो आ जाती है। अब हमने क्लास में, मतलब एक फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने हीट कैपेसिटी क्या होता है हमने बात की थी, किसी को याद है? एक क्लास के अंदर हम हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। क्या था हीट कैपेसिटी? भाई मैंने बाहर एक पानी का ग्लास रखा है, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है धूप में सपोज, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ, कौन ज्यादा गर्म लगेगा मुझे, पानी या फिर लकड़ी? जल्दी बोलो। अच्छा हमने हाँ पानी, क्योंकि उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है, 4 पॉइंट समथिंग जूल होती है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस में वो 4.48 था या कुछ ऐसे ही जूल बढ़ जाती है उसकी एनर्जी। ठीक है, जबकि लकड़ी की 1 पॉइंट समथिंग है। ऐसे ही हमें पता है ना, हमारे जो हम घर में काम करते हैं वेसल्स वाले, तो उसमें हमारा जो हैंडल होता है वो लकड़ी का होता है। भाई हीट कैपेसिटी जो कुछ जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो मेटल वाली चीज का जो रेज है वो एकदम से उसमें एनर्जी जो है बढ़ जा रही है, जबकि उसके हैंडल लकड़ी वाली वो इतनी हीट उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है ज्यादा। समझ रहे हो ना? हीट कैपेसिटी टर्म समझ गए इन जर्नल। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अगर मैं शो करूं, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करती हूँ कि डेल्टा यू जो चेंज हुआ है, मतलब हीट का, एनर्जी का इन जूल पर डिग्री राइज इन, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस
टेम्परेचर को राइज करने पे जो आपकी एनर्जी, जो हीट बढ़ी है, वही क्या है, हीट कैपेसिटी। उसके बाद हमने एक दूसरी डेफिनेशन की थी जो कि क्या थी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कह रही थी भाई, सेम, बस इसके आगे एम लगा दिया मैंने और क्या कहा, एम नहीं लगाते, ग्राम लिख लो। क्या कहा मैंने कि 1 ग्राम को अगर मुझे राइज करना है एम, मतलब टोटल जब मेरा पानी 10 ग्राम पड़ा है और मुझे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, तो मुझे वो डिवाइड करना पड़ेगा उसके मास से, यानी कि 1 ग्राम के लिए निकालना पड़ेगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, बोलो भाई, समझ में आया बात? Yes, अगर ma'am. 1 ग्राम सॉल्ट, मतलब कोई भी 1 ग्राम कंपाउंड और 1 ग्राम आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जो उसकी एनर्जी राइज हुई, वो मेरी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ही मैंने कह दिया कि नहीं जी, मुझे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं, क्या चाहिए, मोलर हीट कैपेसिटी चाहिए। और मोलर हीट कैपेसिटी को मैंने Cm से डिनोट किया, और ये आपका क्या होता है, डेल्टा क्यू। हमने कहा 1 मोल, 1 मोल को राइज करने में और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मेरे बढ़ाने पे 1 मोल सब्सटेंस कितनी उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। क्लियर है? इतनी बातें हमने कर ली थी। डेफिनेशन तुम लोगों को इसमें ये स्लाइड के अंदर मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी लिखी लिखी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ाने में और 1 मोल सब्सटेंस के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या होगी, मतलब जितनी बढ़ेगा वो हीट उसमें, वो मोलर हीट। ऐसे स्पेसिफिक हीट की बात कर ली। बच्चे एक बात मुझे बताओ, हमने कल की क्लास में एक बात बताई थी, dq बाय dt, dq बाय dt नहीं, टेम्परेचर लिखते हैं, dq बाय dt डेल्टा u था कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, या मैंने कहा था हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू क्या था, डेल्टा यू। ऐसे ही हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था, किसी को याद है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या था भाई, डेल्टा एच। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, कुछ याद आया, नहीं आया, भूल गए, नहीं ना, नहीं याद ना, ये क्या से आया था, अरे बोल दो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या था भाई, ये हमारा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा, ये फर्स्ट लॉ नहीं है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एक रिलेशन हमने ये निकाला था। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू में क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, बोलो भाई। Yes, ma'am. ठीक है, तो जब ये फर्स्ट लॉ मेरा था प्लस यहाँ पे डब्ल्यू, यानी कि अगर मैं इसको चेंज करूं, योग्यता कहाँ से आ रही है भाई आज, माइनस पी डीवी, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस पी डीवी। ये और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं, तो एट कांस्टेंट प्रेशर, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब डेल्टा एच इज इक्वल टू ये आया है भाई, डेल्टा एच इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी कब आता है, एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट, बोल दो भाई, प्रेशर पर। Yes, ma'am. ठीक है, और हमारे फर्स्ट लॉ से जब हमने सॉल्व किया तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में ये होता ही है। हम फर्स्ट लॉ तो हमें अच्छे से याद हो गया होगा, रट गया होगा। देखो कंफ्यूज मत होना, इंटरनल एनर्जी टोटल इक्वल टू होती है हीट प्लस वर्क डन के, इसको इधर उधर ले जाके माइनस प्लस के निशान को, क्यू को इधर रख देना अकेला। क्लियर है ये बात? कांस्टेंट प्रेशर पे मैं ये कह सकती हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है क्यू पी, मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। क्लियर हुई ये बात? जब प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हीट है ना, ये वाला जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे जो राइज हो रही है वही क्या है, डेल्टा एच। ऐसे अगर बच्चे मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो मेरी ये पूरी टर्म जीरो हो जाती है, हाँ या ना, डेल्टा वी चेंज कन्वर्ट जीरो हो जाएगा ना, पी डेल्टा वी तो आपका
तो जब मेरा dv भी 0 हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम, तो मैं ये कह सकती हूँ मेरी इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा u इज इक्वल टू हो जाता है qv के। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर बोल दिया हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वो क्या दे रखा है उसने? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर उसने बोला हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मतलब उसने मुझे क्या दे रखा है? डेल्टा एच दिया है। क्लियर है? ये दो बातें याद रखनी है, ये दो बातें वही रहेगी याद। यस मैम। चलो अब मैं ये कह सकती हूँ जो मैं अभी हीट कैपेसिटी हम निकाल रहे थे, डी क्यू बाय डी टी, ये टेम्परेचर है, इज इक्वल टू में सी होता है। बोलो भाई, अगर मोल की बात करी, यहाँ एन था, मोल का निकाला है, तो ये एन को मैं इधर ले जाऊं, एन। अगर ये पूरा का पूरा मेरा क्या होता है क्या बच्चे? मैम? सी सी हीट कैपेसिटी, अभी तो किया ये फॉर्मूला कि ये जो डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी ये लिख रहे थे, यही तो था ना सी हीट कैपेसिटी। ठीक है, इस डेल्टा की जगह मैं ये स्मॉल लेटर वाला डी क्यू लिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या मैं इस डी क्यू बाय डी टी को एन सी, मतलब ये एन लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल को इधर ले गई, एन लिख दूं, और ये पूरा अगर मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम में हुआ है तो मैं इसे एन सी वी लिख दूं। अगर ये पूरा प्रोसेस मेरा किसमें हुआ है? कांस्टेंट वॉल्यूम में हुआ है, मैंने इस पूरे का ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे लिख दिया वी स्मॉल लेटर में, कि ये मेरा जो चेंज इन हीट 1 डिग्री टेम्परेचर पे जो हीट का चेंज हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इक्वल टू है एन सीवी के। सीवी क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीवी क्या है भाई आपका यहाँ पे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात? हाँ या ना? प्रिया, यहाँ तक समझ में आया? भाई मैं बहुत धीरे समझा रही हूँ ताकि तुम लोगों को चीजें हजम हो जाएं। ठीक है, बीमार मत पड़ जाना, अपना दिमाग सुन रहे हो ना विशेष? मैं नहीं होगा, मैं तो हो चुका एक बार। 2 साल तक बिल्कुल बीमारी का नाम नहीं लेना है। चलो अब जरा ये एनसीवी ये हो गया। क्या मैं इसको डी क्यू बाय डी टी को, अभी मैंने बोला कि डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डी यू ही होता है, यही बात करी थी अभी मैंने। कांस्टेंट वॉल्यूम पे मैं इसे डी यू बाय डी टी लिख लूं, डी क्यू को। अभी मैंने बताया कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यू इज इक्वल टू आपका डेल्टा यू के बराबर ही होता है, जो डी क्यू है वो आपका डी यू के बराबर ही, अभी बात की थी ना हमने, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओनली ऑन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। हाँ या ना? यस मैम। समझ में आ गई इतनी बात? तो कुल मिला के मैं, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं डी एट कांस्टेंट प्रेशर पे डी क्यू बाय डी टी, इसको मैं कह रही हूँ स्पेसिफिक हीट एट सी पी। इसको किससे डिनोट कर रही हूँ मैं? सी पी से, सी एन सी पी। एन इसका जो नंबर वो मोल था वो इधर लगा लिया, एनसीपी। सीपी क्या है यहाँ पे, कौन मुझे बताएगा? सीपी क्या है? एट प्रेशर कांस्टेंट। हीट कैपेसिटी। ये सी को हम हमेशा किससे डिनोट कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी से। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? बस जिसको यही पूरा एक्सपेरिमेंट है। नरगिस समझ में आया? कुछ डाउट? प्रिया, दोनों प्रिया हैं, प्रियंका, अरे पूछ लो भाई, नहीं है? चलो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये डी क्यू पी लिखा है, जो मैं इसे डी एच बाई डी टी लिख सकती हूँ ओनली ऑन एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए। तो मेरे पास कुल मिला के इन दो रिलेशन से जो मेरे पास आया कि डी यू कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है हीट कैपेसिटी में, डी यू बाय डी टी इज इक्वल टू मैं कहूंगी एन सी वी। याद हो गया ये रिलेशन? लिख लो अपनी कॉपी में इसको, एनसीवी। और ऐसे ही डी एच बाई डी टी को मैं क्या कहूंगी? डी एच बाई डी टी। क्या बोला जाएगा इसे? इक्वल टू सीपी। हाँ या ना? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।
V फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट एक एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन गिवन आ जाए, मतलब अभी लंबा चौड़ा आएगा, उसमें से एक पार्ट बता दूं। अगर आ गया हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम is 12 kilojoule per mole. Find the internal energy when temperature rise. Find the change in internal energy या internal energy, ठीक है, when temperature rise 200 Kelvin to 300 Kelvin. इंटरनल एनर्जी निकालनी है। मेरे पास फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू du बाय dt है, फॉर 1 मोल लिखा है, अगर n को 1 मान लिया, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ du इज इक्वल टू cv dt? बोलो भाई। यस मैम। यस मैम। cv dt, और क्या मैं इस dt को ऐसे लिख सकती हूँ cv t2 माइनस t1, जो भी चेंज हुआ है वो लिखना है। 300 टू बड़ा कैपिटल कर दो, इसे स्मॉल लेटर का हटा के डेल्टा टी कर दो। टी यू इज इक्वल टू, बच्चे मेरे पास सीवी कितना दिया था, कितना बोला था मैंने, रैंडमली लिया था, 12 किलो जूल, और टेम्परेचर कितना है भाई 302 माइनस 200, 12 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना हो जाएगा 100, तो आंसर आ गया 1200 किलो जूल। क्या हो गई आपकी इंटरनल एनर्जी, किलो जूल पर मोल पर केल्विन। बोलो भाई, इतना समझ में आ गई बात? पर केल्विन नहीं, किलो जूल। यस मैम। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया आपका, क्या बोलते हैं, इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। समझ में आ गई भाई सीवी क्या निकलता है, सीपी क्या होता है? भूल मत जाना कभी भी सीवी और सीपी क्या है, क्योंकि अभी तुम सब चीज पढ़ लोगे ना, लास्ट में कहोगे सीवी और सीपी ये कहाँ से आ गया कि डी यू बाय डी टी हो गया है। अच्छा, अगर मुझसे पूछा जाए आइसो, चलो इतना समझ में आ गया सीवी और सीपी डी कहाँ से आया है। क्या मैं एक और बात ध्यान रखना, ओनली फॉर गैशियस मॉलिक्यूल, फॉर गैशियस मॉलिक्यूल के लिए, गैशियस मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास जो सीवी इज इक्वल टू में होता है, एक मिनट रुकना, चलो भाई तुम लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई, हाँ या ना बता दो भाई, एक जना सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से बताओ। सीपी क्या होता है, सीपी क्या होता है? प्रिया तुम बता सकती हो, सीपी जो है स्मॉल लेटर का जो मैं पी लिख रही हूँ, सीपी ये क्या होता है? डीएच अपॉन में डीटी। डीएच अपॉन में नहीं, नाम बताओ। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ऐसे सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज सीवी। भाई मेरे पास एक रिलेशन है, सीवी और सीपी का मुझे रिलेशन बताना है। एक याद रखना है आपको, सीपी बाय सीवी को हम बोलते हैं गामा। ये क्या है आपका, ये साइन क्या है भाई? इसको बोलते हैं रेशो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। जो मोलर आपकी ये जो हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि आपका कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम वाली हीट कैपेसिटी निकालकर आपको क्या वैल्यू देती है? गामा। क्लियर है? ये गामा आपके अभी आगे आता रहेगा ये बार बार, अभी हमने बहुत सारी डेरिवेशन, बहुत सारी चीजें करनी है। तो ये गामा आखिर है क्या यहाँ पर इस केमिस्ट्री के अंदर? जब आपके बात करिए रेशो ऑफ सीपी बाय सीवी कहीं आ गया है, तो यानी कि वो मुझे क्या निकालने के लिए बोल रहा है? गामा की वैल्यू। क्लियर है? हो सकता है सीपी वैल्यू दी हो, सीवी वैल्यू दी हो, उसने पूछा हो रेशो बताओ, मतलब गामा निकालो, क्वेश्चन में लिख दिया डायरेक्ट, तो आपको गामा पता होना चाहिए क्या है, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू में आपका क्या होता है बच्चे? गामा होता है। अब हम जरा एक रिलेशन बिटवीन सीपी और सीवी के बीच में और क्या रिलेशन है,
relation between Cp and Cv. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U क्या था, प्लस P डेल्टा V, ऐसा कुछ किया है ना हमने अभी। क्या मैं P डेल्टा डेल्टा PV को अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, ये लिख सकती हूँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है NR डेल्टा T। इससे पहले जो हमने NGRT किया था उसमें हमने कहा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसलिए हमने टेम्परेचर को बाहर निकाला, नंबर ऑफ मोल्स को अंदर करा। अब की बार नंबर ऑफ मोल्स आपके जितने हैं वो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। बात समझ में आई इतनी? चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे अब हमारा टेम्परेचर NR डेल्टा T, मतलब डेल्टा लगाना था, इसके आगे डेल्टा लगा था, तो इस पूरी इक्वेशन के आगे भी डेल्टा लगाना था, पर नंबर ऑफ मोल भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट वाले तो ऑलरेडी जो कांस्टेंट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्लियर है? उनको हम डेल्टा मतलब ये नहीं लिखते डिफरेंस वाला। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, अब मैं क्या बोलते हैं डेल्टा H को, क्या हम ये लिख सकते हैं Cp, क्या लिख सकते हैं हम इसे डेल्टा H को, Cp डेल्टा T लिख सकती हूँ, जो डेल्टा H है इसे अभी किया भाई, अरे अभी किया था, नहीं किया था, डेल्टा H इज इक्वल टू Cp डेल्टा T, नहीं समझ में आया? अरे dH बाय dt इज इक्वल टू Cp किया था, ऊपर ले गए, हाँ या ना ईशा? क्लियर है इतनी बात? यस मैम। चलो, अब ऐसे ही डेल्टा U को मैं Cv डेल्टा T लिख सकती हूँ, बाकी डेल्टा PV को मैंने बता ही दिया हम क्या लिखने वाले हैं, NR डेल्टा T। अच्छा, इसके आगे ना N भी था, 1 मोल के लिए था इसलिए नहीं लगा रही थी, पर अभी N लगेगा। इतनी बात क्लियर है ना? N लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि ये अच्छा ये जो है हीट कैपेसिटी, इसकी पूरा नाम लिखना मोलर हीट कैपेसिटी। क्या नाम है Cp का? Cp इज इक्वल टू व्हाट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट कौन, किसने बताया भाई, बोला किसी ने कुछ? प्रेशर। प्रेशर। डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, देखना जरा। यस मैम। पूरे डेल्टा N से N जो है वो कट रहे हैं, डेल्टा T से डेल्टा T कट रहा है, आपका बचा क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R मैं कह सकती हूँ, हाँ या ना? यस मैम। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू में R होता है, ये बात तुम्हें याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 23 जूल पर मोल पर केल्विन, बताओ Cp क्या है, व्हाट इज Cp? Cv गिवन है, जरूरी नहीं है Cv लिख कर दिया हो, ये लिखा हो सकता है कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर पे बोल दिया निकाल दो, तो घबराना नहीं है, ये मुझे Cp वो Cv ही दिया है और Cp निकालना है, और Cp और Cv के बीच में रिलेशन क्या है भाई, Cp Cv प्लस R, भाई एक ही बात है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R लिखूं या फिर मैं Cp इक्वल टू Cv प्लस R लिखूं, तो मैं क्या करने वाली हूँ अब, मैं ये जो Cv मुझे दे रखा था 23 जूल पर मोल पर केल्विन को, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, R क्या है भाई मेरा 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है वैल्यू। यस सर। बट बच्चे अगर आपको Cv की वैल्यू कैलोरीज में गिवन होगी ना, सपोज 10 कैलोरीज, तो आपको R की वैल्यू क्या लेनी है कैलोरी के लिए, याद है किसी को? कैलोरी में क्या होती है R की वैल्यू 2, 1.9 समथिंग होती है, पर आप उसे 2 लेते हो। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, इसे जो भी अपनी कॉपी निकाल के बैठे हो वहां पे ये लिख लो इस रिलेशन को। बच्चे मोनो एटॉमिक गैस होती है ना, जो मोनो एटॉमिक गैस, सिर्फ गैसियस के लिए, सिर्फ गैस की बात कर रहे हैं, सिर्फ गैस के लिए हमें ये फिक्स है, फॉर मोनो एटॉमिक गैस के लिए Cv की वैल्यू होती है आपकी F/2 + 1 R। दिस, अब ये F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तुमने फिजिक्स में पढ़ा है इसके बारे में कुछ? अभी नहीं पढ़ा मैम? नो मैम। चलो, F डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपका F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम
अरे भाई एफ बाय, ये देखो F/2R। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हर किसी गैस के लिए अलग अलग है। अच्छा ये जो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, ये किस तरीके की गैस है मेरी? नोबल गैस। मोनोएटॉमिक है ये, मतलब अगर Yes, तुम्हें ma'am. कोई गैस गिवन हो तो तुम पता लगा लोगे ना ये मोनोएटॉमिक है। और इसके मोनोएटॉमिक की जो वैल्यू होती है, एफ की वैल्यू, वो होती है बच्चे 3। क्या होती है एफ की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए? 3। अब इसमें आगे डिटेल में डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है थोड़ा सा बता देती हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ना बच्चे, इसमें कोई वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल के अलावा इसके पास एक रोटेशनल होती है, मोनोटॉमिक के लिए रोटेशनल 0 होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है। अब ये सब ना डिटेल में तुम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में, या फिर अभी नहीं आया ना कुछ समझ में क्या है क्या? मैम थोड़ा मतलब कम आ रहा है, कम आ रहा है मैम। कम आ रहा है। इतना समझ में आ गया ना? सीपी वाला डेल एच इज इक्वल टू में सीपी बाय डी वाला, ये तो समझ में आ गया ना फॉर्मूला, डेल एच बाय डी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है, तो मतलब वो किसकी बात कर रहा है? मुझे सीपी की बात कर रहा है, यानी कि डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। ठीक है, वो बात याद रखो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतने याद रख लो, ट्रांसलेशन रोटेशन मतलब बच्चे क्या है, जो गैस का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो ऐसे ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ऐसे अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, आपस में ऐसे ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, मतलब वो जो उसकी वाइब्रेशन जिस तरीके से हो रही है ना, उस हिसाब से उन्होंने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला हुआ है। ठीक है भाई, आपको और मैं क्या बताऊं? ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हर एक मॉलिक्यूल के मतलब बता रखे हैं। तुम्हें जितना बताया तुम सिर्फ उतने याद रख लो, अभी थोड़ा सा रटने वाला चीज हो जाएगी अगर तुम लोगों को मतलब हमने नहीं पढ़ा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, शायद से फिजिक्स में आएगा तो आगे देख लोगे। मोनोएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू होती है, मोनो एटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चे? कैसे लिखूं? एफ इक्वल टू होता है मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक मतलब 1, एफ की वैल्यू होगी 3, और अभी हमने क्या बताया, सीवी इक्वल टू क्या होता है? F/2R। सीपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चे? F/2R प्लस आर, या मैं ये कह दूं F/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आर। बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। ठीक। मोनोटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एफ है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 3 होता है, और सीबी की वैल्यू F/2R होती है। और सीपी के लिए प्लस आर करना है हमें इसमें, क्योंकि सीपी इज इक्वल टू में सीवी प्लस आर है, और ये वैल्यू करके मैंने यहाँ पे ये निकाला। अब ऐसे इसमें एक रिलेशन और लिख लो, सीपी बाय सीवी अगर मुझे बोला है गामा, तो वो क्या आएगी भाई? गामा की वैल्यू क्या आएगी? मैम सीपी माइनस सीवी है सीपी माइनस सीवी। अच्छा पहले मुझे बताओ टोटल सीवी की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? सीवी इज इक्वल टू क्या आया? 3/2R। कॉपी में करो फटाफट से। सीवी इज इक्वल टू क्या आया? 3/2R। सीपी इज इक्वल टू कितना आया? कौन बताएगा? जो इंटेलिजेंट होगा वो बताएगा। दीक्षा, ईशा, सीपी इज इक्वल टू में क्या भाई? एफ की वैल्यू 3 है, सीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर मोनोएटॉमिक? अरे सामने सब चीज है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या हो गया तुम लोगों को? ये देख यार अपॉन में 2 प्लस आर, 3/2 प्लस आर तो चलो तुम करो सॉल्व करके, क्यों नहीं बता रहे? ये दोनों प्लस तो हो सकते हैं। तो मैं ये देखना चाह रही हूँ तुम्हें फ्रैक्शन वाले सम प्लस करने आते भी हैं या नहीं आते हैं? वही पढ़ के आ गए। 9 आएगा विवेक, मतलब फ्रैक्शन वाले सम्स को प्लस करना नहीं आता? अच्छा मैं ब्रैकेट में नहीं है ना, रुको मैं करता हूँ। अरे मैंने नीचे लिख दिया सीपी इज इक्वल टू 3/2R प्लस आर। तुमने अभी यही तो बताया, यही बताया ना तुम लोगों ने कि ये होगा करके। यस मैम। फिर फ्रैक्शन ही तो है ये। अरे प्रियंका तुम ही बता दो फिर। मैम 7.5। 2.5 आर। कितना नरगिस? 2.5 आर। 2.5 आर फ्रैक्शन में। विवेक क्या हो गया भाई?
क्या हो गया बच्चे? सर ये 7 कहाँ से आ गया भाई? एलसीएम है 2, यहाँ 1 माना, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 बेस सेम हो गया आपका 2 और मतलब 2 आ गया। एलसीएम वाले ऐसे करते थे 3 + 2, मतलब मैं तुम्हें यहाँ फ्रैक्शन को प्लस माइनस करना सिखा रही। अरे आएगा नहीं आएगा 5/2 आर? मैंने आर की भी वैल्यू पुट कर दी थी, मैंने 3 आर वैल्यू की पुट वैल्यू कर दी। मैंने भाई जो मैंने आर की वैल्यू पुट कर रहे थे। आर की कौन सी वैल्यू पुट कर दी भाई? 2। मैम अभी आपने तो बोला था 3। मैंने तो 2 की थी मैम। अरे आर की वैल्यू नहीं बताई, वो 3, मैंने एफ की वैल्यू बताई है बच्चे। एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ मैम अभी आपने बताया था ना अच्छा R2 होता है उसमें, तो मैंने वो वो पुट कर दी थी। कैलोरी में थी बच्चे, कैलोरी में वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज फॉर मोनोटॉमिक के लिए ये वैल्यू होती है, मोनोटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू होती है 3। डायटॉमिक कौन से होते हैं? O2H2, ये सब मेरे कौन से मॉलिक्यूल होते हैं भाई? डायटॉमिक। इसके लिए एफ की वैल्यू जो होगी वो होती है 5। और ट्राइएटॉमिक के लिए, ट्राइएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू होती है, ट्राइएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू क्या होती है भाई? डायटॉमिक लिख लिया हमने, चलो ट्राइटॉमिक छोड़ो भी। अच्छा डायटॉमिक में भी ना मेरे पास 2 तरीके के मॉलिक्यूल मिलेंगे। एक होगा लीनियर, जैसे CO2 क्या है मेरे पास? CO2 किस तरीके का मॉलिक्यूल है? लीनियर। और ऐसी एक नॉन लीनियर होगा जैसे कि H2O। नहीं, अरे भाई ये तो डायटॉमिक नहीं है, तो ट्राइटॉमिक है ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसलिए इसको नहीं कराया। ट्राइटॉमिक, डायटॉमिक। डायटॉमिक के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चे? 5। एफ की वैल्यू, मुझे CV की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? CV इज इक्वल टू व्हाट फॉर डायटॉमिक? डायटॉमिक के लिए 5/2। 5R/2। यस। CP क्या आएगा? CP इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चे? 7R/2। हाँ, 7R/2। अब मुझे CP/CV फॉर मोनोटॉमिक और डायटॉमिक दोनों के लिए बता दो, गामा की वैल्यू क्या आएगी? अब तो तुम्हें सारी वैल्यू पता ही है, जल्दी से बताओ गामा वैल्यू क्या आएगी फॉर मोनोटॉमिक के लिए और डायटॉमिक दोनों के लिए? मैम 5/7। हम 7/5। मैम हाँ मैम बोलो बोलो। मैम वो रिलेशन में क्या होता था? CV इज इक्वल टू CP प्लस R था। किसका? CP और मैम CV इसका का? एक्सप्लेनेशन दोबारा बताओ दो मैम। यस CP मैम, इज इक्वल टू CV प्लस R वाला। मैम मैंने ये था ना उल्टा लिख नीचे। दिया था। चलो अब तो मुझे CP की वैल्यू पता ही है, 5/2R फॉर मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के लिए 3/2R, इसकी R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 5/3। 5/3 को क्या लिख दूंगी? 1.66 फॉर मोनोटॉमिक। अरे बोलो भाई 1.66। ऐसे अब डायटॉमिक के लिए निकालो फटाफट से, क्या होगा? 7/5। डायटॉमिक CP/CV होता है। डायटॉमिक के लिए वैल्यू क्या है CP की? 7/2R। और 5/2R क्या था CV की वैल्यू? आंसर कितना आ जाएगा? 7/5, यस मैम। यानी कि 1 पॉइंट, अच्छा R से R कैंसिल हो मैम गया, R से R कट जाएगा ना। कट जाएगा। आंसर क्या आया गामा का? 1.40। बोलो भाई हाँ या ना? यस मैम। 3 4 Shit. अब ये बातें तुम्हें याद रखनी है, जब क्वेश्चन आएगा ना, कोई गैसियस मॉलिक्यूल दिया होगा, सपोज दे दिया हीलियम मॉलिक्यूल है, हीलियम मॉलिक्यूल, find the heat capacity at constant volume, at constant volume। क्या बोलोगे कितनी है? अगर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, यानी कि या फिर बोल दिया एंड फाइंड इंटरनल एनर्जी, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
टेम्परेचर हो गया आपका चेंज वही 200 to 300 केल्विन। हीलियम मॉलिक्यूल है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना है, सीवी निकालना है। सीवी मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है बच्चे? 3/2R, यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू लिखोगे अगर जूल में ये बात कर रहा है तो। ठीक है, सिंपल। सीवी इज इक्वल टू दिस। डेल्टा यू निकालना है, सीवी आ गया एक बार तो डेल्टा यू भी निकल जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हाँ या ना? सीवी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 8.314 जो निकला। टेम्परेचर 300 टू -200, हाँ या ना? बोलो भाई, अरे समझ में आया कुछ या नहीं आया? मैम ये जो सीवी के नीचे 2 आया मैम, ये समझ नहीं आया सर। सीवी के नीचे 2 कैसे आया? अरे हमने अभी ये बताया ना, सीवी इज इक्वल टू होता ही F/2R है। F/2R ओनली फॉर, और Cp इज इक्वल टू F/2 + 1R। ये किसके लिए? Cp। और F की वैल्यू ये आपका एक तरीके से डिग्री ऑफ F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर मोनोटॉमिक इट इज 3 एंड फॉर डायटोमिक इट इज 5। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। अब जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर कुछ मिल जाए तुम्हारे पास करने के लिए तो। इसमें तो नहीं दिख रहे मुझे, तुम्हारी बुक के अंदर देखती हूँ। रिलेशन कोई समझ में ना आया हो तो पूछ लो, अभी तक जो भी पढ़ा हमने। अच्छा, इसी के अंदर ये रहा भाई, ये रहा, देख लो इधर। मोनोटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कितना होता है बच्चे? 3। तो सीवी हो गया 3/R2 और ये वैल्यू हो गई 5/R2। और गामा की वैल्यू कैसे निकलेगी? सीपी अपॉन में सीवी करना है, आया ना? अब बच्चे डायटोमिक तक तो ठीक है, हमें पता था। जब मेरे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया, अगर वो लीनियर है तो एफ की वैल्यू हो जाती है बच्चे वहां पे क्या? 5। और अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, कोई नॉन लीनियर, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाती है? 6। दिख रहा है? जैसे कि H2 है, NH3 है, मीथेन है। नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू है 6 और लीनियर के लिए 5 ही है। क्लियर हुई इतनी बात? अरे बस इतनी बात को ध्यान में रख लो। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे हैं ना आपस में, वो किस एक अलग अलग वाइब्रेशन होती है ना उनमें। ट्रांसलेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। मतलब अगर इसमें मिल जाए तुम पढ़ सको तो पढ़ लेना, वरना छोड़ दो। क्लियर है? अभी फिजिक्स में आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना? दीक्षा समझ में आई इतनी बात? यस मैम। यस मैम। तो अभी तक पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हमारा कहता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये मेरा फर्स्ट लॉ था। फिर हमने फर्स्ट लॉ से और डेल्टा एच इज इक्वल टू मेरे पास क्या था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा टीवी, जहां से हमारे पास एक रिलेशन आया डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये रिलेशन आया था हमारे पास। और अगर कोई गैशियस रिएक्शन मुझे गिवन है तो मैं पीवी की जगह, प्रेशर वॉल्यूम की जगह, उसमें नंबर ऑफ गैशियस मोल कितने चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से डेल्टा एच यहाँ पे निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने सीखा कि डेल्टा यू जो होता है वो कुछ नहीं, वो हीट, ये जो क्यू ऊपर लिखा है मैंने, क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो क्या है मेरा? डेल्टा। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन 0 हो जाएगा तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू भी हो जाएगा। हाँ यार, इतनी बात समझ में आ गई मुझे? वर्क डन 0 हो गया तो जो भी हीट बाहर निकल रही है वो वही है इंटरनल एनर्जी एट, जो हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वही क्या है मेरा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। उसके बाद मैंने बात की कि डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सारे फॉर्मूले एक पेज में लिखवा रही हूँ, बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल हमसे इसलिए नहीं होते क्योंकि हम उनके टर्म्स के, अभी इनके और नाम भी हो सकते हैं हो, अब मुझे जितने पता है मैं बताती जा रही हूँ। अभी तक हमने डेल्टा यू के कितने नाम देख लिए? हमने डेल्टा यू निकालना देख लिया, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या फिर हम बोल देंगे इंटरनल एनर्जी। ऐसी डेल्टा एच की जगह अगर एंथैल्पी लिखा है या फिर लिखा है कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? डेल्टा
एच की बात कर रहा है। ऐसे ही अभी अगर मेरे पास क्या था, हीट कैपेसिटी सीवी dt इज इक्वल टू में क्या था, डेल्टा यू के होता है, हाँ या ना। यानी कि जो हीट कैपेसिटी dq बाय dt है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इक्वल टू होती है किसके, cv के। ये रिलेशन किया ना हमने, dq बाय dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज cv। क्लियर है इतनी बात ईशा, नरगिस? ये फॉर्मूले लिखवा रही हूँ जगह पे, क्योंकि कल अगर हम इसके क्वेश्चंस करें या अगली क्लास में तो तुम्हें पता हो। dq बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू में हीट कैपेसिटी बोला है यहाँ, एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हीट कैपेसिटी दिया है और डेल्टा एच अगर मुझसे पूछ लिया जाए तो मैं dt को उधर ले जाऊंगी। अच्छा इन सब के आगे एन लगा लो, हाँ या ना। dt चेंज इन टेम्परेचर जो है उधर ले जाऊंगी। तो ये सारे फॉर्मूले अभी तक जो है मैंने किए। उसके बाद मैंने क्या बात बोली कि CV इज इक्वल टू मेरे पास ना गैशियस मॉलिक्यूल के लिए, ओनली फॉर गैशियस मॉलिक्यूल के लिए ये मुझे पता है। CV मोनोटॉमिक के लिए क्या होता है 3/2R, CP क्या होता है मोनोटॉमिक के लिए 5/2R। ठीक है, हाँ या ना, बोलो भाई, ओनली फॉर मोनोटॉमिक। फिर हमने बोला डायटॉमिक के लिए क्या होता होगा भाई, डायटॉमिक अगर वो है मेरे पास कोई मॉलिक्यूल तो CV इज इक्वल टू कितना आया था 5/2R, CP इज इक्वल टू कितना आया था 7/2R। अब ट्रायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक जिसे मैं कह लूं, अगर वो मॉलिक्यूल लीनियर है तो अगेन CV इज इक्वल टू में 5/2R, CP इज इक्वल टू में 7/2R। और अगर मॉलिक्यूल कैसा है बच्चे, नॉन लीनियर, यानी कि H2O NH3, हमें पता है ना केमिकल बॉन्डिंग बड़ा है ना, लीनियर क्या होते हैं नॉन, अरे हाँ या ना, कि नहीं ये भी नहीं पता चलता। यस मैम। केमिकल बॉन्डिंग हमने किया ना, लीनियर मॉलिक्यूल H2O मेरा बेंट हो जाता है, NH3 भी नॉन लीनियर होती है शेप। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल दिए हैं अगर वो नॉन लीनियर है तो CV इज इक्वल टू में आपका 6/2R है, यानी कि 3R। और अगर CP की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, CP क्या हो जाएगा 4R। और इसमें ही CP अपॉन में CV करके मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ, इनके रेशियो की पूछी जाए तो वो होता है मेरा गामा। तो अभी तक की क्लास में जो हमने पढ़ा पूरे चैप्टर का जो समरी थी वो ये थी। बोलो भाई बात समझ में आई, हाँ या नहीं आई? अगर मुझे 1 मोल के लिए किसी की हीट कैप, आप जरा इस क्वेश्चन को मुझे बताओ, अगर मुझे 1 मोल के लिए किसी की हीट कैपेसिटी दी है, आ गया वो क्वेश्चन। अच्छा इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होंगे ना वो हम अगली क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन दिया था मैंने, इसने पूछा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन में क्या गिवन है, प्रोडक्शन ऑफ। भाई यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का, रिएक्शन देखो तो, रिएक्शन देख के बताओ क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का बच्चे? नो मैम। रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? No, ma'am. प्रोडक्शन कब होगा, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे उल्टा घुमा दूं तो प्रोडक्शन रिवर्स होगा, कर दे मैम। रिवर्स यस कर। मैम। तो ये जो Yes, डेल्टा ma'am. H की वैल्यू है वो 1 मोल ग्लूकोज के प्रोडक्शन के लिए कितनी हो जाएगी, इसको भी मैं रिवर्स कर दूंगी 72 किलो कैलोरी। बात समझ में आई, हाँ या ना? यानी कि 180 ग्राम ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए, 180 ग्राम ग्लूकोज की प्रोडक्शन के लिए डेल्टा H कितना चाहिए 72 किलो कैलोरी। 1.6 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा निकाल लूंगी, यूनिटरी मेथड। 180 ग्राम के लिए 72 किलो कैलोरी मुझे गिवन है, कितनी एनर्जी निकल रही है 1.6 ग्राम के लिए निकलेगी, हाँ या ना? कितनी निकलेगी जल्दी बताओ। आंसर बता रहे हो कि आगे बढ़ूं? क्या करेंगे इसमें, ईशा? ईशा तो नहीं बता पाएगी। दीक्षा क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए हम? विवेक क्या हो गया? मैम 4 आंसर है। कितना आंसर है? आंसर कुछ भी निकालो, मुझे बता तो दो कैसे करेंगे। पहले 1 ग्राम ऐसे लिख सकती हूँ क्या मैं इसे, 72 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई बाय 1, आया ना भाई? नरगिस समझ में आया? नरगिस कहाँ गई?
नरगिस समझ में आया ये कैसे किया मैंने? यस मैम। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी है बुक, खोलते हो कभी उसे? यस मैम। चलो उसमें एक क्वेश्चन है, उसको लिखते हैं। टाइम है अभी क्या है? बहुत टाइम है। उस क्वेश्चन को लिखते हैं और उसके साथ फिर तुम लोगों को कितना समझ में आया पता चलेगा। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न। राइटिंग समझ ना आ रही हो तो भाई पूछ लेना। 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन अ बॉम्ब। अच्छा भाई, जिसमें हम इसको बर्न करते हैं ना, ये जो हम जो भी चीजें ले रहे हैं, जो हीट निकालते हैं, उसे बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये हट गया है, सिलेबस में है? कुछ पता है? नो मैम, नहीं पता। मैम तो अभी फर्स्ट चैप्टर करवा रही है स्कूल में, हमें क्या पता है ना भाई। यस मैम। An excess of oxygen at 298 Kelvin, 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure लिया है, atmospheric pressure according to the equation दी है C, और ये बनाया यहाँ पे आपका ग्रेफाइट प्लस O2 गैस, यस मैम। गैस प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दी है। यस मैम, किसने बोला भाई इसने? ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर राइज, ड्यूरिंग द रिएक्शन, देखो एग्जाम में ऐसे ही होता है, क्वेश्चन दिया होता है लंबा चौड़ा और हम देख के सोचते हैं कि मतलब क्या पढ़ना है, ये कुछ टफ सा आ गया है। पर अगर उस क्वेश्चन में से हम ढूंढ लें हमें क्या क्या चीजें गिवन है और क्या हमें निकालना है, ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर, तो हमारे लिए सॉल्यूशन निकालना इजी हो जाता है। फ्रॉम 298 केल्विन टू 299 केल्विन, 298 से 99 केल्विन जो है ये बढ़ गया है टेम्परेचर। हीट कैपेसिटी गिवन है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर is 20.7 kilojoule per Kelvin. What is the enthalpy change for the above reaction? What is enthalpy change निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? एंथैल्पी चेंज निकालना है मतलब क्या निकालना है मुझे यहाँ पे? What is enthalpy change for the above reaction? बच्चे जो मेरा बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ना, सुन रहे हो हाँ या ना बताओ जल्दी से। सो गए कि मैं क्वेश्चन लिख रही तुम इतनी देर सुस्ता लिए, किसी को झपकी आ गई होगी। आ गई भाई, झपकी तो आ गई है। कौन कौन सो गया? विवेक, ये नरगिस आ गई, नरगिस आ गई, विशेष कह रहा है मैं भी सो गया था। क्वेश्चन दिख रहा है? थोड़ा सा जूम करूं? अगर जूम करूंगी तो पूरा एक साथ नहीं दिखेगा। अभी दिख रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे ढंग से? बोलो भाई हाँ या ना। क्वेश्चन में मुझे हीट कैप कुछ नहीं करना, आपको दिखना है 1 ग्राम ग्रेफाइट दिया हुआ था, उसने बोला है कि इतने इतने टेम्परेचर पे उसको हमने बर्न किया, टेम्परेचर राइज हो गया इसकी 298 से 299 टू 20.7 किलोजूल हीट कैपेसिटी दी है। पूछा क्या है उसने मुझसे कि व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज बताओ। बच्चे जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है ये फिक्स है, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर वो किस पे काम करता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, बोलो भाई हाँ या ना। जो बॉम्ब बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। अब मुझे यहाँ पर मेरे को अगर हीट कैपेसिटी इसकी गिवन है, यानी कि मुझे ये वैल्यू जो गिवन है ना इसकी, वो Cp जो वैल्यू है वो गिवन है। Cp क्या गिवन है मुझे? 20.7, और यहाँ Cv गिवन है 20.7 किलोजूल पर मोल मुझे गिवन है। Cv की मतलब हीट कैपेसिटी गिवन है ना मुझे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या गिवन है? 20। क्या मैं इससे Q की वैल्यू निकाल सकती हूँ, या मैं ये कहूँ डेल्टा U निकाल सकती हूँ? क्या था
Q at constant volume, heat content at constant volume, delta U is equal to CV delta T, बार बार हम कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी मुझे गिवन है कितनी 20.7, टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है 299 टू 298, कितना आ गई डेल्टा यू की वैल्यू 120.7 सेम ही आ गई, Yes, ma'am. सेम ही आ गई 20.7। मैंने यहाँ माइनस का निशान क्यों लगाया, कोई माइनस का निशान क्यों लगाया पूरे इसमें, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा था माइनस आएगा, बट क्यों लगा दिया। बच्चे जो भी आपकी कंबशन रिएक्शन सारी की सारी कैसी होती हैं आपकी 92. एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे जो हीट निकली वो क्या होगी, बाहर निकली। तो जो आपका हीट कंटेंट यानी कि हीट जो क्या निकालना था मुझे, हीट निकालनी थी, कितनी भी एंथैल्पी चेंज कितना हुआ वो निकाल। डेल्टा यू की वैल्यू क्या आई मेरे पास माइनस का 20.7। बोलो वही बात समझ में आई इतनी यहाँ तक या नहीं आई? यस मैम। अच्छा उसने 1 ग्राम के लिए दिया, ये हीट कैपेसिटी किसके लिए दी थी मुझे, ये उसने लिखा था ना क्वेश्चन में, ये 1 ग्राम वही नहीं लिख कर दिया था, क्या लिखा था इसने कि 1 ग्राम के लिए, ये 1 ग्राम के लिए थी, पर मुझे किसके लिए निकालनी होगी 1 मोल के लिए। बच्चे जब ये वैल्यू 1 ग्राम के लिए है, ग्राम के लिए, मोल के लिए क्या होगी 20.7 किलो जूल है, ये किसके लिए ग्राम 1 ग्राम के लिए। 1 मोल के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही रहेगी ना, 1 मोल के लिए सेम ही रहेगी। बच्चे 1 ग्राम के लिए कार्बन ग्रेफाइट का जो कार्बन का 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं 12 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल के लिए निकालना है 20.7, एक ग्राम के लिए गिवन आ गई मेरी वैल्यू, मोल के लिए कितनी 12 से मल्टीप्लाई करूंगी, हाँ या ना? ठीक है। आंसर क्या आएगा 248। देखना इतना ही आ रहा है 248 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आई, किसके लिए आ गई ये वैल्यू मेरे पास, एक मोल के लिए। मैम माइनस में ना, हाँ माइनस में। अब जरा मुझे बताओ, हाँ माइनस में आएगी बच्चे। ये रिएक्शन में डेल्टा एच अब मुझे निकालना है, एंथैल्पी चेंज निकालना था, क्योंकि मैंने ये सारे से डेल्टा यू निकाल पाई हूँ, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्क करता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये मेरा बॉम्ब कैलोरीमीटर पे काम हो रहा था, तो मैंने सीवी तो निकाल लिया। सीपी की एच कैसे निकालूंगी, यहाँ पे डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एनजी फॉर दिस रिएक्शन। बच्चे कार्बन के आगे ये जो सॉलिड लगाया मैंने ना, यहाँ पे वो ग्रेफाइट लिखा है, अगर ग्रेफाइट भी लिखा है तो ग्रेफाइट भी एक सॉलिड में है, तो इसका भी वैल्यू क्या नहीं लोगे, डेल्टा एनजी कितना आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल -1। कैसे, वो ग्रेफाइट है गैस, मैम प्लस का वो कितना आएगा, ग्रेफाइट सॉलिड है। हाँ जीरो आएगा ना, थोड़ी है, ग्रेफाइट तो एक सॉलिड में होता है। मैम 0 आएगा। तो जो मेरे पास डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, डेल्टा एच इज इक्वल टू माई डेल्टा यू, तो एंथैल्पी चेंज इज व्हाट सेम माइनस 248 किलो जूल पर मोल। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? अब बच्चे क्वेश्चन आपने अपनी एनसीईआरटी में देखो, ऐसे बहुत बड़ा सा दे रखा है, और ऐसे एग्जाम में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े, कि हमने इसमें बॉम्ब कैलोरीमीटर ये डाला वो डाला, कैसे करना है, मतलब क्या है उसमें, तुमने बस एक टर्म ढूंढनी है, हीट कैपेसिटी अगर गिवन है, हीट कैपेसिटी गिवन नहीं है तो हीट कैपेसिटी आपको निकालनी होगी। चेंज इन एंथैल्पी अगर गिवन हो जाए, सपोज कोई रिएक्शन गिवन है उसमें चेंज इन एंथैल्पी आपको गिवन है, और बोला है कि हीट कैपेसिटी निकालो, चेंज इन एंथैल्पी गिवन है, यानी कि क्या गिवन होगा, चेंज इन एंथैल्पी गिवन होगा। अगर 248 किलो जूल अगर चेंज इन एंथैल्पी गिवन है, मतलब क्या गिवन होता, डेल्टा यू या डेल्टा एच। भाई अगर मुझे उसने क्या बोला है, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ चेंज इन एंथैल्पी दिया है, तो क्या गिवन है वहां पे, मुझे डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, एट टेम्परेचर बोल दिया 298 से ऐसी 299 या कुछ भी बोल दिया, और निकालना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी निकलेगी एट कांस्टेंट प्रेशर वाली, Cp is equal to what, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी, 248 किलो जूल पर मोल अपॉन में टेम्परेचर चेंज जितना भी होगा वो लगाओगे और हीट कैपेसिटी आ जाएगी।
मैं बता रही हूँ 3 में से कोई 2 चीजें नहीं दी होंगी, एक नहीं दी होगी, निकालनी होगी। हो जाएगा हाँ या ना? यस मैम। चलो ये इतना अभी तक जो भी करवाया, बस 3 रिलेशन है, उसको बार बार लिख लेना ताकि तुम्हें याद हो जाए। हीट कैपेसिटी क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ईशा तो आएगी नहीं, हम नेक्स्ट कुछ और किसी का कोई डाउट, किसी दूसरे चैप्टर से कोई डाउट हो तो वो